हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोग्राफी क्लासेस। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसे हुई है। फिजिकल ज्योग्राफी का ये एक पार्ट है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। सो फर्स्टली वी विल नो इंटीरियर ऑफ द अर्थ बाय डिफरेंट सोर्सेज। सो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट पार्ट टाइप्स हैं सोर्सेज के, जिनसे हम पृथ्वी की रिलीफ के बारे में, पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है उसके बारे में जान सकते हैं। सो कौन कौन सी को जानने का हम प्रयास करते हैं। So there are basically two types of sources which provide us knowledge about interior of the earth. So first is direct sources. डायरेक्ट सोर्सेज में आपकी जो रॉक्स हैं, बेसिकली रॉक्स की ही स्टडी हमें करनी पड़ेगी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। पृथ्वी के अंदर जो मटेरियल है वो क्या क्या है, उसके अंदर किस प्रकार के मिनरल्स एलिमेंट पाए जाते हैं, उनको जानने के लिए हमें रॉक्स की स्टडी करनी पड़ती है। सो रॉक्स की स्टडी हम डायरेक्टली कर सकते हैं या फिर माइनिंग के द्वारा हम रॉक मटेरियल को निकाल कर उनकी स्टडी करते हैं। सो बेसिकली माइनिंग से हमें एक डायरेक्ट सोर्स या डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पृथ्वी की इंटीरियर के बारे में। हालांकि जो माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ तक तो नहीं जा पाती, लेकिन कुछ 1 किलोमीटर तक हम उसकी बहुत जानकारी ले सकते हैं। और जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो है रॉबिन्सन डीप। रॉबिन्सन डीप बेसिकली साउथ अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है। गोल्ड की माइन है, गोल्ड का यहाँ से माइनिंग किया जाता है। गोल्ड को बेसिकली गोल्ड की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए 4 किलोमीटर डीप तक इस माइन को यहाँ पर खोदा गया है। 4 किलोमीटर गहरी ये माइन है जो कि साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। इसके अलावा ऑयल की और पेट्रोलियम की सर्च के लिए हमने ड्रिलिंग की है काफ़ी पार्ट में। 6 किलोमीटर तक हम गए हैं, यानी कि हमने ओवरऑल अगर देखा जाए माइनिंग या ड्रिलिंग की तो 6 किलोमीटर तक हमने ड्रिल किया है। ऑयल ड्रिलिंग, बेसिकली ऑयल को निकालने के लिए ड्रिलिंग की है। इसके अलावा अगर साइंटिफिक वे में अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। बेसिकली 2 प्रोजेक्ट हैं, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एक तरफ है, दूसरा है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं, स्टार्ट किए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, ताकि अर्थ के इंटीरियर पार्ट को हम जान सकें। और डीपेस्ट जो ड्रिल किया गया है अब तक का वो है कोला के अंदर। कोला बेसिकली आर्कटिक ओशन के अंदर सिचुएटेड एक प्लेस है। कोला डेप्थ या कोला डीप वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट ड्रिलिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इज कोला, जो कि 12 किलोमीटर गहराई तक खोदा गया है। इससे हमें पृथ्वी के अंदर की जो चीज़ें हैं, पृथ्वी की जो वॉल्यूम है, इंफॉर्मेशन है, इससे हमें मिल सकती है। डेंसिटी का पता लग सकता है, प्रेशर का पता लग सकता है, टेम्परेचर का पता हमें लग सकता है थ्रू माइनिंग और ड्रिलिंग। तो ये था डायरेक्ट सोर्स। फिर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट सोर्स की। इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी जो अर्थ है उसकी इंटीरियर किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखिए ये है आपकी अर्थ। अर्थ के अंदर सबसे जो अपर लेयर है, अपर लेयर इज नोन एज क्रस्ट। क्रस्ट लेयर अपर लेयर है। क्रस्ट की जो हाइट है या जो डेप्थ है वो है 0 to 33 किलोमीटर तक है वैसे तो, बट इसको 50 या 51 किलोमीटर तक यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद मेंटल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मेंशन है, मेंटल जो है वो 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक डेप्थ पर पाया जाता है, यानी कि 2900 किलोमीटर तक जो मेंटल है उसका विस्तार है। मेंटल में बेसिकली कुछ पार्ट सॉलिड है और कुछ लिक्विड है, क्योंकि प्रेशर के साथ जैसे जैसे हम डेप्थ पर जाते हैं तो प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण क्या है, आपका जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लिक्विड भी पाया जाता है और सॉलिड भी पाया जाता है। और जो लास्ट लेयर है दैट इज कोर लेयर। कोर का जो इनर कोर एरिया है वो सॉलिड है, उसके बाद का जो एरिया है वो लिक्विड है या सॉलिड है, लेकिन जो लास्ट का जो पोर्शन है दैट इज़ वेरी सॉलिड। कोर एरिया जो कि 6370 किलोमीटर तक पाया जाता है। 6070 किलोमीटर एरिया तक, यानी कि अर्थ का जो रेडियस है 6370 किलोमीटर तक है, यहाँ तक कोर का एक्सटेंशन हुआ है।
तो ये है पृथ्वी की जो संरचना है। इसको जानने के लिए हमारे पास जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इनडायरेक्ट सोर्सेज। एक्चुअली इनडायरेक्ट सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अर्थ इंटीरियर। अर्थ की इंटीरियर नॉलेज हमें गेन करनी है तो इनडायरेक्ट सोर्सेज का अपना विशेष महत्व है। डेप्थ इनसाइड द अर्थ रीच बाय मैन प्रो माइनिंग एंड ड्रिलिंग आर नेग्लिजिबल। जो हमने ड्रिलिंग की है या माइनिंग की है 6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की माइनिंग या ड्रिलिंग जो है वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि है 6370 किलोमीटर। इतने ज़्यादा बड़े रेडियस के आगे अगर हम 6 से 12 किलोमीटर तक की खुदाई करते हैं ड्रिलिंग करते हैं तो वो नेग्लिजिबल ही हुआ। सो बेसिकली दीज आर नेग्लिजिबल बिसाइड्स दिस डेप्थ। ओनली upper part of the crust just below the surface could be no more or less by direct observation। so direct observation से सिर्फ हम क्रस्ट की जो अपर लेयर है क्रस्टल जो पार्ट है उसकी कुछ हद तक हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। बट अगर हमें डीप में जाना पड़ेगा तो उसके लिए इनडायरेक्ट सोर्स का ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या हैं जिसको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। सो बेसिकली देयर आर सम इनडायरेक्ट सोर्सेज विच प्रोवाइड अस नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो फर्स्ट इज द डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, अर्थक्वेक वेव्स एंड मीटियोर्स। सो ये 5 आपके इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जो हमें अर्थ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन ऑल दी इंडिकेटर्स और फैक्टर्स को। सो फर्स्ट indicator that is density. Density is very important indicators which provide us knowledge about the earth's interior। तो उसमें हम कैसे पता लगाते हैं कि जैसे जैसे हम डेप्थ पर जाते हैं जैसे हमारे आगे जो मटेरियल आता है जो रॉक्स आती हैं उनका जो डेंसिटी होता है उसकी जो हर एक रॉक्स की डेंसिटी अलग है। सो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसकी जो डेंसिटी है वो अलग है, इग्नियस रॉक्स की डेंसिटी अलग है। तो अर्थ के अंदर इन दोनों में सेडिमेंट्री और इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो हर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डेंसिटी है जो कि अलग अलग डेप्थ पर मिलती है। सो बेसिकली इससे रिलेटेड न्यूटन ने थ्योरी दी थी, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी था उसका कैसे उन्होंने पता लगाया। बेसिकली न्यूटन बैठे हुए थे एक बेंच पर, उन्होंने देखा कि एक एप्पल का ट्री से एक एप्पल नीचे गिरता है। तो उनके माइंड में आता है कि ये जो एप्पल नीचे गिरा है ये क्यों गिरा है, इसका क्या रीज़न है। तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तब उन्हें पता लगा कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी है जो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचने का काम करती है। ह्यूमन बीइंग पृथ्वी पर इसलिए ही सर्वाइवल कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी है। बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी अर्थ के ऊपर है। तो ग्रेविटी के अंदर डिफरेंस भी देखने को मिलता है। सो ग्रेविटी से ही बाद में जो डेंसिटी का कंसेप्ट था वो निकाल लिया कि डेंसिटी जो है वो भी इसको इफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी किसी मटेरियल की वो उतना ही उसका वेट होगा या उतना ही जो वो नीचे की तरफ होगा। सो डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो डेंसिटी है वो है 2.7 सेंटीमीटर पर ग्राम में, इसको हम माप लेते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर। और जो इग्नियस रॉक्स की डेंसिटी है दैट इज़ 3 to 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। इसके बाद जैसे हम कोर एरिया की अगर बात करें तो बेसिकली ये इग्नियस रॉक्स है जो ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये क्रस्टल पार्ट में मिलती है। मेंटल की जो डेंसिटी है वो 5.5 है, या जो एवरेज डेंसिटी हम कह सकते हैं 5.5 है। और जो कोर एरिया है यानी कि जो डीपेस्ट एरिया है अर्थ के अंदर वो है उसकी डेंसिटी 11 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर है। और ये 13 to 14 तक चली जाती है। सेंटर के पास जैसे जैसे हम अर्थ के जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर, जो हमें इंडिकेट करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है अर्थ इंटीरियर के बारे में। डिगिंग ऑफ माइंस रिवेल दैट देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ पर हम जाएंगे तो टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो एक जो अनुमान है वो क्या है कि 12 डिग्री सेल्सियस पर
किलोमीटर की डेप्थ तक आपका 100 किलोमीटर तक टेम्परेचर देखने को मिलता है। 100 किलोमीटर डेप्थ तक यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस की दर से हर 1 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। 1 किलोमीटर जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस डिग्री जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा? ये 100 किलोमीटर तक चलेगा। 100 के बाद क्या होता है, जो नेक्स्ट 300 किलोमीटर होते हैं तो वहाँ तक ये 2 डिग्री की दर से इंक्रीज होता है। 2 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ये होता है 300 किलोमीटर तक। और 300 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की स्पीड से ये इंक्रीज होता है। यानी कि जो स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर है वहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है हर 1 किलोमीटर पर। 300 किलोमीटर तक 2 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ता है और बाकी पृथ्वी की कोर तक 1 डिग्री पर किलोमीटर तक ये इंक्रीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी का अंदर का जो टेम्परेचर हो जाता है या कोर एरिया का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा 2900 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर पृथ्वी के कोर एरिया का देखने को मिलता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ पर जाएंगे तो टेम्परेचर भी रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये था सेकंड इंडिकेटर। थर्ड जो इंडिकेटर है दैट इज प्रेशर। प्रेशर आल्सो प्रोवाइड नॉलेज अबाउट अर्थ इंटीरियर। देखिए जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, डेंसिटी है, अर्थक्वेक वेव्स हैं, ये सारे के सारे हमें नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं कि किस प्रकार का मटेरियल अंदर की तरफ है। अगर जो मटेरियल है वो जल्दी से इजीली वो मेल्ट हो जाता है तो इसका हम मतलब है कि वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वो मेल्ट नहीं हो पा रहा है तो यानी कि उसका जो हार्डनेस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर भी टेम्परेचर और डेंसिटी की तरह ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे हम डेप्थ पर जाते हैं पृथ्वी के अंदर की तरफ। दिस में ड्यू टू द ओवरलेइंग लेयर ऑफ द प्रेशर ऑफ हैवियर मटेरियल एट द कोर ऑफ द अर्थ। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो मटेरियल है, जो मेटल है वो काफ़ी हैवी है। मटेरियल से पृथ्वी के अंदर का जो टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। It is estimated that the pressure at the center of the earth is about 3500 किलोबार। तो सेंटर है जो हमारा अर्थ का, वहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है? 3500 केबी में उसको हम मापते हैं, यानी कि किलोबार है, जो कि बहुत ज़्यादा है। It is due to high pressure inside Earth that volcanic eruption take place and tectonic forces are at work. So टेम्परेचर जो प्रेशर है वो बढ़ता है तभी आपकी वोल्केनिक इरप्शन होती है। बेसिकली किसी चीज़ को इतना दबाया जाएगा कि वो साइड से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है, तो वो वोल्केनिक इरप्शन जो होता है वो इसी का एक कारण है। प्रेशर के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वोल्केनिक इरप्शन होता है, वो इसी का एक रिजल्ट है। दूसरा जो आपकी प्लेट्स हैं, बेसिकली प्लेट्स आपकी जो होती हैं 3 टाइप्स की बाउंड्री उनकी देखने को मिलती है। सम आर डाइवर्जेंट प्लेट्स, सम आर कन्वर्जेंट एंड सम आर ट्रांसफॉर्म प्लेट्स। तो टेक्टोनिक फोर्सेस या टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं वो भी इस प्रेशर के कारण ही होती हैं। जब आप किसी चीज़ को इतना प्रेशर करते हो, प्रेशराइज करते हो, तो वो उसकी जो स्लाइड्स है वो आगे पीछे या इधर उधर खिसक जाती है। तो जो प्रेशर के कारण ही आपकी प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं। जो नेक्स्ट एविडेंस है दैट इज़ अर्थक्वेक। जो सोर्स है आपका अर्थक्वेक वेव्स। बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स जो चलती हैं वो अलग अलग टाइप की वेव होती हैं। अर्थक्वेक वेव्स का बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं, हम सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं अर्थक्वेक वेव्स को जानने के लिए। और इसकी जो साइंस है उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर मिलोजी है, तो ये वर्ड जो है यहाँ पर सिस्मोलॉजी है। सिस्मोलॉजी का यूज़ किया जाता है पृथ्वी की अंदर जो वेव्स चलती हैं उसको जानने के लिए, या इसकी जो साइंस है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अर्थक्वेक वी हैव
वेव हैव प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द रिसेंट पास्ट। सो पास्ट के जो कुछ एक साल रहे हैं, कुछ एक दशक रहे हैं, उनमें अर्थक्वेक वेव्स का हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल देखा है कि पृथ्वी की इंटीरियर के बारे में ये जानकारी हमें प्रोवाइड कराती हैं। सो मैं बेसिकली अर्थक्वेक वेव्स फर्स्ट टाइम यूज इन 1909। नो अबाउट अर्थ इंटीरियर, यहाँ पर जो वर्ड है ये गलत हो गया है। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट जो अर्थक्वेक वेव्स की जानकारी या इसकी जो नॉलेज हमने स्टार्ट की थी, स्टडी के स्टार्ट की थी फर्स्ट टाइम, उसको 1909 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद जो टाइप्स हैं अर्थक्वेक वेव्स की वो कौन कौन सी है? बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव। इनके अलावा कुछ वेव्स होती हैं जिसको हम सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सरफेस वेव्स होती हैं उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, बेसिकली रिले वेव एंड लव वेव में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट जो वेव है दैट इज़ पी वेव। पी वेव, और इसको हम कह सकते हैं प्राइमरी वेव है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव डायरेक्शन में चलती है, यानी कि सीधी चलती है। इसमें किसी प्रकार का इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को नहीं मिलता है, यानी ना तो इसमें क्रस्ट है ना ही पीक है। तो ये डायरेक्ट सीधी दिशा में चलने वाली वेव्स हैं जिसको हम प्राइमरी वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्पीड होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर तक ये चली जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ चलने वाली वेव्स हैं। और दिस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द मीडियम्स, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है, सभी से ये क्रॉस कर जाती है। सो ये है पी वेव। सेकेंड जो वेव है दैट इज़ एस वेव। एस वेव आल्सो नोन एज सेकेंडरी वेव और ट्रांसवर वेव्स के नाम से भी इसको जान सकते हैं। सो बेसिकली ये वेव्स कैसे चलती हैं, ये अपने राइट एंगल की तरफ डायरेक्शन जो होता है उसके राइट एंगल्स में कोण बनाती हुई चलती हैं, यानी कि इस तरह से ये वेव्स चलती हैं। तो यहाँ पर एक क्रेस्ट हो जाता है, एक पीक हो जाता है और एक ट्रफ हो जाता है। तो ये जो वेव होती है इसकी वेलोसिटी कितनी है, वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। और ये जो वेव्स है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये सिर्फ सॉलिड से ही पास हो पाती है। लिक्विड में ये जैसे ही जाती है तो वहाँ पर डिसअपीयर हो जाती है। सो ओनली सॉलिड से ये पास होती है। थर्ड जो वेव है दैट इज़ एल वेव। यहाँ पर जो नंबरिंग है ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2, ये थर्ड है। एल वेव और इनको हम लॉन्ग वेव्स के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के जो सरफेस है हमारा वहाँ तक ये पहुँचती है, तो इनको लॉन्ग वेव या सरफेस वेव के नाम से जान सकते हैं। एल वेव कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द मीडियम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज में से ये क्रॉस कर जाती है। और इसकी जो स्पीड होती है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 30 नहीं, 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये मूव करती हैं। पी और एस वेव है जो इनको बॉडी वेव्स की कैटेगरी में रखा जाता है। बॉडी वेव में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये सॉलिड जो बॉडी होती है अर्थ की वहाँ पर ट्रैवल करती है। सो बेसिकली पी और एस वेव को सॉलिड बॉडी वेव भी के नाम से भी जानते हैं। बॉडी वेव आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम सरफेस वेव। सरफेस वेव से इनको हम डिफरेंट करते हैं। बेसिकली जो एस वेव है सरफेस वेव है, और पी और जो एल वेव है, एस वेव्स हैं, उनको हम बॉडी वेव्स भी के नाम से भी जानते हैं। बॉडी वेव आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सरफेस वेव विच मूव अलोंग द फ्री अपर क्रस्ट ऑफ द मेंटल। अपर क्रस्ट मेंटल का जो पार्ट है वहाँ पर ये फ्रीली मूव कर सकती है। तो इसको ही हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं सब कैटेगरी में। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स दिए गए हैं। दिस इज़ पी वेव्स, दिस इज़ एस वेव। देखिए यहाँ पर इस तरह की जो कैटेगरी यहाँ पर शो की गई है ये एस वेव है। नेक्स्ट इज़ रिले वेव। रिले वेव को आज हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। लव वेव, यहाँ पर जो लास्ट वेव है दैट इज़ लव वेव। रिले वेव एंड लव वेव को हम डिस्कस करते हैं। मोशन वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दे ट्रैवल लेस और मोर टुगेदर। जो मोशन वेव होती हैं या सरफेस वेव जो होती हैं उनको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। वन इज़ रिले वेव एंड सेकेंड इज लव वेव। सो रिले वेव बेसिकली नेम्ड आफ्टर इंग्लिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रिले। यहाँ पर है लॉर्ड रिले के नाम से इनको रिले वेव के नाम से जाना गया।
दे कैन बी विजुलाइज एज वाटर वेव्स। जैसे वाटर वेव्स जो होती हैं, वाटर की तरह जो वेव्स चलती हैं, जैसे आप क्या करते हो, एक पत्थर अगर पौंड में डालते हो तो उससे आसपास क्या होती है, वेव्स बन जाती हैं इस पूरे के पूरे एरिया में। जैसे ही हम पत्थर पानी में फेंकते हैं तो इस तरह से वेव बननी स्टार्ट हो जाती हैं। इनको रिले वेव के समान इनको माना गया है, या जो ये वाटर वेव्स होती हैं इनको रिले वेव के इक्वल माना गया है। सेकंड जो वेव है दैट आर लव वेव। लव वेव का जो नाम आया है वो E.H. लव के नाम पर रखा गया है। E.H. लव बेसिकली ये फिजिसिस्ट हैं, उनके नाम पर इस वेव का नाम रखा गया है। और इनका जो मोशन होता है लव वेव का वो हॉरिजॉन्टल वेव में चलती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे की तरफ चलती हैं, ये हॉरिजॉन्टल वेव में चलती हैं, हॉरिजॉन्टल दिशा में चलती हैं। हॉरिजॉन्टली यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल वे में, डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन। तो ये डायरेक्शन जो इनका होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। एस वेव जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिनको नाम से जानते हैं, या फिर उनको सेकेंडरी वेव्स के नाम से जानते हैं। जो सरफेस वेव होती हैं वो उसके दो पार्ट हैं, एक रिले वेव है, दूसरा लव वेव है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुश रहें, देखते रहें यूट्यूब क्लासेस, ज्योग्राफी क्लासेस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।